हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक के हमने वीडियोस में यानी लेक्चर 1 में अब हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि डिस्क्लोजर से रिलेटेड था और उससे लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 तक जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड था। हमारे आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 से आगे डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को डील करता है। तो आइए जरा इससे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के बारे में है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस एएस इज रिलेटेड टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस हुज शेयर्स और डिबेंचर्स आर लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज और हुज टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। तो ये जाहिर सी बात है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है वो सिर्फ उन चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनके शेयर्स या डिबेंचर्स यानी सिक्योरिटीज किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होंगे और जिनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा का होगा। इट गाइड्स अस हाउ टू रिवील एसोसिएटेड पार्टी डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, रिलेटेड पार्टीज का यहाँ पर मतलब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो उसके एसोसिएट्स हो सकते हैं, उसकी सब्सिडरीज हो सकती हैं जो कि आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो वो जो सब्सिडरीज होती हैं, वो जो होस्ट कंपनीज होती हैं इस तरह की, ये अब आपस में रिलेटेड पार्टीज होती हैं क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी एक ही होती है। तो उन जो पार्टीज को, उन ग्रुप ऑफ पार्टीज को आपस में रिलेटेड पार्टीज के का नाम दिया जाता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि उनके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो किस तरह करने हैं, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे करने हैं, उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, एस्टिमेट्स हैं, उनको किस तरह से हम रिपोर्ट करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे। An entity which is directly or indirectly by its mediator control and is controlled or is under the common control of reporting institution। जैसा मैंने आपको बताया, ए कंपनी है, ए कंपनी की बी सी एंड डी ये सब्सिडरीज हैं। तो इन चीज़ों को देख, बी सी डी जो है वो एक कॉमन कंट्रोल है उनका, उनके ऊपर ए का। तो उस तरह से ये आपस में चारों जो हैं रिलेटेड पार्टीज हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी ए हैज 50% शेयर्स ऑफ इन कंपनी बी whereas कंपनी बी हैज 50% स्टेक इन कंपनी सी। तो कंपनी ए का 50% स्टेक है कंपनी बी में और कंपनी बी का 50% स्टेक है कंपनी सी में। तो इस एग्जांपल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ए है वो कंपनी बी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है और कंपनी बी जो है वो कंपनी सी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। लेकिन चूंकि बी कंपनी को ए कंपनी कंट्रोल करती है तो कहीं ना कहीं जो कंपनी सी है उसके ऊपर भी ए कंपनी का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। A control B directly and B controls C directly, and then it can be said that A controls C indirectly because B is the subsidiary of A, C is the subordinate of B, and thus C is also subordinate of A। तो ये एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि ये जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स हैं वो किन के बारे में होते हैं। हम आगे जो पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर की मैनेजरियल पर्सन का भी जिक्र किया गया है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि लीजेस से डील करता है। लीज जो होती है वो एक तरह से रेंटल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप कोई मशीन खुद बाय ना करके वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट आउट कर लेते हैं, उसको उसको कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई। और ये जो लीज का एग्रीमेंट है ये ज़्यादातर हमको कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। जब आप जैसे जेसीबीज हैं, आपकी क्रेन्स हैं या आपके रोड रोलर्स हैं, उस तरह की चीज़ें हैं वो लीज पर अवेलेबल कराई जाती हैं। तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड अंडर फाइनेंशियल लीज। बिल्कुल सही बात है, लीज दो तरह की होती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। द फाइनेंशियल लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, लेसर एंड लेसी, वेयर लेसर इज द लैंडलॉर्ड allows lessee to use the asset by paying a lease rental which is an income for lessor and an expense for lessee। बिल्कुल सही बात है। ए जो है उसके पास एक क्रेन है, बी जो है उसको रोड बनानी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बी ए से जो क्रेन है वो लीज पर ले लेगा और ए बी से बदले में उसका लीज रेंटल लेता रहेगा महीने दर महीने या जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टर्म्स एंड एग्रीमेंट होंगी। बट अंडर द ऑपरेटिंग लीज जो कि इसका दूसरा पार्ट है, जो फाइनेंशियल लीज होती हैं एक होती है ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म, फाइनेंशियल लीज हमेशा लॉन्ग टर्म की होती हैं। और एक बात जो हमेशा याद रखने की है, फाइनेंशियल लीज का जो टाइम पीरियड होता है वो असेट के टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके ऑलमोस्ट बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रेन है और मैं उसको अपनी बुक्स में 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो है डेप्रिशिएट करूंगा तो फाइनेंशियल लीज भी अप्रोक्सीमेटली 10 साल की ही होगी। और अगर मैं ऑपरेटिंग लीज की बात करूँ तो वो शॉर्ट पीरियड की लीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एसेट है जो कि 10 साल की ड्यूरेशन का है और मैं उसको 1 या 2 साल के लिए जो है लीज आउट करता हूं, तो उस तरह की लीज जो शॉर्ट टर्म लीज होती हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। The ownership of the asset remains with the lessor only and is returned back to him after expiry of the contract. The depreciation charge, expenses incurred and value of asset to be shown in the accounts is explained under the standard। तो इसके अंदर जो उसकी डेप्रिसिएशन है, किस वैल्यू पे दिखाना है, क्या कॉस्ट आएगी, लीज रेंटल का कैसे अकाउंटिंग करनी है, वो सारी चीजें जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस के अंदर डिस्कस किया गया है।
उसके बाद जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जो अर्निंग पर शेयर से डील करता है। अर्निंग पर शेयर या ईपीएस भी इसको बोलते हैं। ये हमारी एक अर्निंग होती है, हमारा जो डिविडेंड होता है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि हमने पर शेयर जो इन्वेस्ट करा था उसके ऊपर हमको कितनी रिटर्न मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी शेयर को 10 रुपए का खरीदा था और अगर आज उस 10 रुपए के शेयर के ऊपर कंपनी 4 रुपए डिविडेंड जो है डिक्लेयर करती है, तो मेरी जो अर्निंग पर शेयर हो गई वो 4 रुपए की हो जाती है। तो इसको जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस एस डील्स विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैट हैज टू बी कंपाइल्ड बाय एवरी एंटरप्राइज एंड वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2001। तो ये जाहिर सी बात है कि ये हर कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी है and is applied to all entities whose equity share will be listed in stock exchange। ऑब्वियस सी बात है, लिस्टेड अगर शेयर्स ही नहीं है तो फिर एप्लीकेबिलिटी कैसी अर्निंग पर शेयर की, तो शेयर्स होना जरूरी है। जिनके भी शेयर्स हैं उन सब पे ये एएस एप्लीकेबल है। This AS facilitates comparative study of the financial statement of the various such companies. This AS deals with the disclosure requirement relating to basic and diluted EPS, whereas basic EPS is applicable to all enterprises, while diluted for level 1 enterprises। अब ये देखिए, जो enterprises हैं वो भी level 1, level 2 and level 3 के हिसाब से उनके टर्नओवर नेटवर्थ के हिसाब से जो है क्लासीफाई की गई हैं। आपके सिलेबस में तो वो है नहीं ज़्यादा, तो उस मामले में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो आप इसको ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो ये है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। देखिए, इक्विटी शेयर्स के पास जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल एट द एंड वाला होता है, और जो हमारे डिबेंचर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, इन सब की पेमेंट्स के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, वो हमारे इक्विटी शेयर्स को बचता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट दिखाया अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है, ये बिल्कुल लास्ट रिमेनिंग पार्ट है हमारे नेट प्रॉफिट के। इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इक्विटी शेयर्स के ऊपर 1 लाख का जो है वो नेट प्रॉफिट अभी अवेलेबल है और मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग इस वक्त इक्विटी शेयर है वो 10,000 रुपए हैं, तो 100 रुपए का मेरे पास ईपीएस आ जाएगा, 10 रुपए का, सॉरी। डायल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड व्हेन डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड। तो डायल्यूटेड ईपीएस सिर्फ तब कैलकुलेट किया जाता है जब डिबेंचर्स और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं। उसके बाद जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। कोई भी एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट आता है। तो इस तरह की जो चीज़ है ये होती है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब बात हम एक जो पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी की करते हैं, या जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनकी करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो उनकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उन सबको आपस में मर्ज करना पड़ता है, उनको आपस में कंसोलिडेट करना पड़ता है, ताकि हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो है फाइनेंशियल पिक्चर सामने आ सके। तो वो जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको नाम दिया जाता है, और उसको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसको स्टैंडर्डाइज जो किया गया है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में किया गया है। ये 2001 में हमारा इफेक्टिव हुआ था और प्रिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। दिस एएस इज नॉट एप्लीकेबल इफ देयर इज टेम्पररी कंट्रोल बाय पेरेंट कंपनी और देयर आर लॉन्ग टर्म बाउंड्रीज फॉर फंड ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है, अगर शॉर्ट टर्म कंट्रोल है, शॉर्ट टर्म वेंचर्स हैं उस तरह के हैं, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब यहाँ पे एक बहुत लंबे टाइम से या इनिशियल स्टेज से और अपने फाइनल स्टेजेस तक का एक प्रॉपर पेरेंट सबऑर्डिनेट या पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन है दो कंपनीज या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, तो ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल किया जाएगा। A company can have either group or separate financial statement if an activity of holding and subsidiary company are different, then consolidation of financial statement can be done। तो ये चीजें हैं हमारे AS 21 में। अब आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जो कि हमारे टैक्सेस के बारे में डिस्कस करता है, और ये है इनकम टैक्स के बारे में, यानी कि आप इसको कह सकते हैं हमारा जो डायरेक्ट टैक्स वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो जो जैसे देखिए इंडिया में या किसी भी नेशन में, कुछ नेशंस को छोड़ के जिनको टैक्स हेवंस भी कहा जाता है, उनको छोड़ के जो हमारा इनकम टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है वो एक ऑब्लिगेशन है, वो एक मैंडेटरी चार्ज है जो हमको अपनी इनकम पर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हर इनकम पे जो भी आप कमाएंगे, चाहे वो एक बिजनेस इनकम है, चाहे वो आपकी सैलरी इनकम है, चाहे वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो जितने भी हेड होते हैं, हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, हमारा अदर सोर्सेज हो गया, तो इस तरह की जितने भी हेड्स हैं उनको जब हम उनके ऊपर जब हम टैक्सेस पे करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग के बारे में जो डील स्टैंडर्ड करता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। तो एनी टैक्स विच इज levied on income in India or outside India, suppose an Indian enterprise has a branch in US, now has the branch in US, is basically a resident in US and earning some income there, and such income earned in US is taxable in US itself and that income isn't taxable in India। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर ना एक जो है थोड़ा डीप डाइव करने की अगर आप बात करें तो इसके अंदर ना एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करके जो चीज़ होती है, आप अगर आप इनकम टैक्स से जुड़े हैं, आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा।
सो DTAA एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इस सिचुएशन से डील करता है। वो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान ले कोई आप या मैं हूँ, मान ले मैं हूँ और मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ, या मैं कोई मान लो ऑथर हूँ जिसकी बुक वर्ल्ड वाइड हर जगह बिकती है। तो अब ऐसा हो सकता है ना कि मेरी बुक जो है अमेरिका में बिक रही है, तो मेरे को जो इनकम हो रही है वो अमेरिका अमेरिका के लैंड पे, अमेरिका के सॉइल पे हो रही है, तो इनकम अक्रू एंड राइज कहाँ हुई है, वो यूएस में हुई है। तो अब यूएस की टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से मुझे जो यूएस सॉइल पे इनकम जनरेट हुई है मुझे यूएस में टैक्स देना पड़ेगा, और जो इंडिया में जनरेट हुई है मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं एक ही इनकम के ऊपर अगर दो दो जगह टैक्स दूंगा तो मेरे पास फायदा, मेरे पास बचेगा ही क्या। तो इन चीज़ों से जो डील करता है, इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस तरह की चीज़ों का, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटेंसी में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील करता है। और इनकम टैक्स जो लॉ है हमारा, उसके अंदर जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो इन चीज़ों से डील करता है। If an Indian enterprise has an any branch outside India, it is subjected to be taxed by any other government itself. This AS is applicable to all enterprises that are covered under the scope of this standard. Timing difference depreciation cannot be done beyond the cost of asset. So the maximum depreciation can be allowed is the cost. देखिए साफ सीधी बात है, अगर मैंने कोई एसेट लिया है 10,000 रुपए का, तो मैं उसका जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एसेट वो 10,000 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता। ये बहुत लॉजिकल सी बात है, इसमें कोई सोच विचार करने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरे पास 10,000 का एसेट था, मुझे वो 5 साल में डेप्रिशिएट करना था। 5 साल के बाद जो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर होना चाहिए, यानी 10,000 माइनस 10,000। दोज एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू 43B विच आर अलाउड एज डिडक्शन। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। अच्छा, जब हम इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं, तो हमारे पास जो जो मेजर आइटम्स हैं वो सामने निकल के आती हैं, जो इनको बोलते हैं हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। उनके बारे में जो है थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफर्ड टैक्सेस ऑन इनकम विच इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। डिलेड टैक्स लायबिलिटी यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एंड डिलेड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स एसेट। In order to check for prudence, there should always exist a reasonable certainty of future profit, which tax may be postponed. To the extent to which an enterprise believes that today it has no reason to believe that it will be making loss in future is sufficient to establish reasonable certainty of future profit. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ इतना यकीन रखना कि भाई हम आगे आने वाले टाइम में लॉस नहीं करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करेंगे और हम हमेशा एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ये एक सफिशिएंट रीजन होता है। जो हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ हैं उनको डेफर करने के लिए, हमारे टैक्स जो एसेट्स हैं उनको डेफरमेंट के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड है, तो इनको कन्वेंशंस भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। तो इनको जब स्टैंडर्डाइज किया गया तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से ही किया गया। फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, तो DTA यानी डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट और DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाई जाती हैं। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 आता है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है। देखिए, हमारा AS13 जो था वो इन्वेस्टमेंट से डील करता था, हमारा जो AS23 है वो इन्वेस्टमेंट से ही डील करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस में, एसोसिएट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके कई एसोसिएट्स हो सकते हैं, यानी कि जो उसके इंटरेस्ट जो हैं म्यूचुअल होते हैं, और वो जो अपना बिजनेस करते हैं वो एक क्लब करके अपना करते हैं, एक हारमनी में बिजनेस करते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपस में एक ही कंपनी बन जाए, मर्जर हो रहा है या कुछ हो रहा है ना। ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों के लक्ष्य सेम है, तो वो कुछ टाइम के लिए एसोसिएशंस कर सकते हैं, उनको आपस में एसोसिएट कहा जा सकता है। तो अगर एक एसोसिएट दूसरे एसोसिएट कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा है 23। This AS deals with adopting method of equity in combined statement of finances and not applicable to those enterprises preparing separate statement of finances। एक बात है ना, वो AS का नाम ही क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई जो एसोसिएट्स ऐसे हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सिर्फ उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो प्रोसीजर है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बताएगा। If there is temporary sufficient influence and if there is a long term restriction on transfer of funds, ये हमारे जो 2 एक्सेप्शंस हैं इक्विटी मेथड के वो हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, प्रोसीजर ऑफ इक्विटी मेथड, ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, आप इसको एक बार खुद से रीडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इतना रेलिवेंट नहीं है, आप बस इसको एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से डील करता है। देखिए, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वो मेजर या ऑपरेटिंग ऑपरेशंस थे जो अब फिलहाल डिसकंटिन्यूड हो गए हैं किसी भी कारणवश। This AS brings out layered format of presentation of information regarding continuing and discontinuing operation in financial statement।
जैसे कि आपने गौर किया होगा, नोकिया कंपनी थी, पहले मोबाइल फ़ोन्स बनाती थी। लेकिन बाद में जब वो अपने जो डायनामिक एनवायरनमेंट है एंड्रॉयड इकोसिस्टम का, उससे जब वो अडेप्ट नहीं कर पाई तो वो बीच में बंद हो गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा अपने आप को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, तब भी वो इतना कोई खास सक्सेस जो है हासिल नहीं कर पाई। तो ये चीज़ें जो हैं, तो हो सकता है आज नहीं तो कल नोकिया के लिए मोबाइल डिवीज़न है जो वो एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन जाए। और सोनी जो है, आपने सोनी का नाम सुना होगा, सोनी ने अपना जो मोबाइल डिवीजन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो वो अभी फ्यूचर में कभी मोबाइल्स नहीं बनाएंगे। इंडिया में तो नहीं बनाएंगे, बाहर का मैं जानता नहीं हूँ। तो इंडिया का जब सोनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए जाएंगे, तो उसके अंदर जब अगर कोई डिस्क्लोजर दिया जाएगा रिलेटेड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के जो है मीन्स के थ्रू दिया जाएगा। और उसके अंदर जैसे मोबाइल डिवीजन है, अगर सोनी का इंडिया में डिसकंटिन्यू, तो उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा। इट गिव्स आउट द मैनर इन विच द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय सेग्रीगेटिंग द रिजल्ट for what is going to be continued and the result for what is not to be continued. All that happens infrequently are not discontinued, but discontinuing operation do happen infrequently. बिल्कुल सही बात है। देखिए, सोनी ने कोई आज एकदम से तो डिसाइड नहीं किया कि उसकी मोबाइल डिवीजन को वो बंद करेगी। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा जो नुकसान या लॉस है, जो उसकी लॉस इन सेल्स रेवेन्यू है, जो उसका मार्केट जो सेगमेंटेशन थी मार्केट में, जो उसका सेल्स का जो भी सिस्टम चल रहा था मोबाइल्स का, वो काफ़ी जो है काफ़ी सालों से गिरता चला आया। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना जो मोबाइल डिवीज़न है इंडिया के अंदर वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ इन्होंने अपने डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, आप एक बार इनको रीडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 पे, हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको ओवरव्यू वाले शायद जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी थी। मैं आज फिर से बता देता हूँ। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम ड्यूरिंग द ईयर करते रहते हैं रूटीन बेसिस पे, या एक प्रॉपर इंटरवल पे, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स होगी, मंथली बजट्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो साल फाइनेंशियल ईयर के बीच में चलती रहती हैं, तो इन चीज़ों को बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो साल के बीच में हो रही है। ओनली लिस्टेड कंपनी कॉर्पोरेशंस आर सपोज टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। आर फॉर अनलिस्टेड कंपनी इट इज़ वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है जो जिनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं किए गए हैं, जिनके शेयर्स जो है आप स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, उन कंपनी के लिए ये ऑप्शनल है। करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके अंदर अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती हैं, तो उनके लिए एक मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी वो है, मैंडेट है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन हु शेयर्स आर लिस्टेड has got the liability to report the quarterly financial result to the stock exchanges so that investors who have invested in those company gets updated information regarding financial analysis of that company। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि भाई ना सिर्फ आपको इंटरनली अपने आप को जो है रिपोर्ट करना है, बल्कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो स्टॉक एक्सचेंज यानी जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपके जो शेयर्स हैं वो लिस्ट किए गए हैं, उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी जो कंपनी है उसका एक अपडेटेड आउटलुक ले सकें, ताकि उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकें अपनी कंपनी के अंदर। डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू बैंक, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन आर सम ऑफ द रीजन फॉर व्हिच अनलिस्टेड कंपनी प्रिपेयर इंटरिम रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमारा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का क्राइटेरिया है कि किस हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज और मेजर किया जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है 26, जो कि हमारे इंटेंजिबल एसेट्स से जो है डील करता है। इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता होंगे, एसेट्स हमारे दो तरह के होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल जो हमें देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, जो जो फिजिकल जिनका एक एस्पेक्ट होता है फिजिकल, उनको 3D स्पेस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो इंटेंजिबल होते हैं वो एक फिक्टिशियस एसेट्स भी कहा जा सकता है, जो बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक इमोशनल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका फिजिकल जो है वो एविडेंस नहीं होता। तो वो चीज़ें हमारी इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बनती है। दिस एस इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, ये जो इंटेंजिबल एसेट है, देखिए गुडविल एक चीज़ है जो कि आपने बहुत सुनी होगी, पेटेंट्स आपने बहुत सुने होंगे, कॉपीराइट्स आपने बहुत सुने होंगे, ट्रेडमार्क सुने होंगे। तो इस तरह की जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं हमारे, ये देखिए ये छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़े से बड़े कॉर्पोरेशन तक हो सकते हैं। इनफैक्ट कॉपीराइट्स तो कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है, ट्रेडमार्क भी ले सकता है, पेटेंट्स भी ले सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेकर। इस तरह की चीज़ें ये इंडिविजुअल लेवल पर भी की जा सकती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को बनाना मेंटेन करना मैंडेटरी किया गया है। However, few intangible assets are excluded from the scope, कुछ को छोड़कर, जैसे कि राइट टू एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस को। देखिए, राइट जो होता है ना, राइट वो अपने आप में एक इंटेंजिबल एसेट है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी एक राइट होते हैं, लेकिन वो टेंजिबल फॉर्म में होते हैं। आप इक्विटी शेयर्स को जो है मटेरियलाइज कर सकते हैं, डीमटेरियलाइज कर सकते हैं। आपके पास उसका होने का एक फिजिकल एविडेंस होता है और वो रिकॉर्डेड चीज़ है। लेकिन
राइट टू एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स, तो ये जब चीज़ें आती हैं जैसे मिनरल ऑयल्स है, उसको राइट का अगर आपको एक्सप्लोर करने का कोई मिल जाता है तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके स्कोप से बाहर आता है। इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होगी, इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे इसके स्कोप से बाहर रखी गई हैं। क्योंकि देखिए जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील कर लेता है। फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो भी अपने आप में जो है किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर डील किए जाते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स हैं वो हमारे जो अपना एक्सचेंज रेट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 था उसके अंदर डील कर लिए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर डिस्कस की गई हैं, तो वो इसका पार्ट नहीं बनेंगी। गुडविल अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन कवर्ड अंडर AS 14 एंड ऑन कंसोलिडेशन एनी अदर विच इज कवर स्पेसिफिकली इन अदर एरियाज। बिल्कुल सही बात है। वही अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो स्पेसिफिकली किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस किया गया है तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं बनेगा। उनको छोड़ के बाकी जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स बनते हैं वो हमारे AS 26 में डिस्कस किए जाते हैं। When a tangible and intangible component coexist in asset, it is classified based on predominant component। कहने का मतलब है अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसके जिसके अंदर टेंजिबल भी है और इंटेंजिबल दोनों ही पार्ट बन रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बड़ा पार्ट कौन सा है, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। तो जो डोमिनेंट पार्ट है उसके बेसिस पर उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन की जाएगी। तो हम एसेट्स एक्सचेंज ये सब है, आप इसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर आता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जो हमारे जॉइंट वेंचर्स होते हैं जो दो कंपनीज आपस में मिलकर जो एक पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस के लिए जॉइंट क्रिएट करती हैं, एसोसिएशन बनाती हैं, उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे वो कैश वाला या लोन वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे एक एक डिवोशन या एक डेडिकेशन, उस तरह का इंटरेस्ट जो है उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के हिसाब से की जाती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच एन इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द जॉइंट वेंचर, jointly controlled operations, every venture uses its resources to meet its objective and therefore incur expenses and revenues. Jointly controlled assets are said to be jointly controlled when the future economic benefit arising from such assets are jointly controlled by the enterprises। For example, मान लो एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो कि जैसे कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मारुति और टोयोटा के बीच में इस तरह का जॉइंट वेंचर किया गया है, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन लाइन है, जो चेन है प्रोडक्शन कार्स बनाने की, वो टोयोटा और मारुति सुजुकी जो है वो आपस में शेयर कर रही हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो मारुति की बेलिनो है और इनफैक्ट जो एक ब्रेजा करके गाड़ी आती है वो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन की टोयोटा की भी आती हैं, ग्लांजा करके, और एक और जो ब्रेजा है उसका भी कुछ नाम रखा गया है। तो आप ये चीज़ें जो है नोटिस करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्यों है, क्योंकि उन दोनों ने जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो अपना एसोसिएशन है वो जॉइंटली रखा है और जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी जॉइंट रखी है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स का पार्ट बनते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। जो एंटिटीज हैं, दो एंटिटीज हैं, उनको अगर हम जॉइंटली कंट्रोल में अगर देखते हैं तो वो इस जो है का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 आता है, जो आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट इंडिकेट्स लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए जब एक एसेट है उसकी वैल्यू के अंदर लॉस आ जाता है, जो है गिरावट आती है किसी भी एसेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल फोन लेके आए, अगर आप एक आईफोन लेके आते हैं दुकान से, मान लीजिए 70,000 रुपए का आईफोन ले आए, तो ये बहुत ऑब्वियस सा फैक्ट है कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो इस तरह काम करता है कि आप जिस वक्त अपने शोरूम से या जिस वक्त उसको अपने उसके बॉक्स से अनपैक करेंगे और अपने हाथ में लेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो उसी मूवमेंट 70,000 से गिर के 60,000 या 50,000 तक आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह की, इसको इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस का एक एग्जाम्पल की तरह समझा जा सकता है। तो AS 6 डेप्रिसिएशन था, जो कि अभी तो है नहीं है, also talks about loss in value of asset but confined to 3 reasons such as wear and tear, affliction of time and change in technology। देखिए ये चीज़ें जो है वियर एंड टीयर का मतलब क्या है, जैसे बहुत टाइम बाद जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी बैटरी डिग्रेड हो जाती है, उनकी जो स्क्रीन है उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इस तरह के जो डे टू डे यूज़ करने से जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो वियर एंड टीयर में आते हैं। एफ्लिक्शन ऑफ टाइम मतलब कोई चीज़ जो समय के साथ पुरानी होती जाती है, और चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी ऑब्सोलिसेंस, यानी कि कोई चीज़ है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आजकल ये मोबाइल फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारा जो इनफैक्ट
अभी कोविड की वजह से हमारा जो टीचिंग लाइन था उसके अंदर इतना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली हैं एकदम से सडन, हमें हमें कोई आइडिया नहीं था जूम जैसी कोई चीज़ होती है, हमें ये क्या बोलते हैं स्काइप जो है ये कब से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना ही किया जाता था, खासकर टीचिंग लाइन्स में इस तरह की चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल था। लेकिन अब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, फास्टर इंटरनेट, हर चीज़ जो है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं अभी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को यूज़ करूँगा तो मैं रीच नहीं पहुंचा पाऊंगा अपनी जो एजुकेशन, जो यूट्यूब के माध्यम से या जो जूम के माध्यम से या इन चीज़ों के जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके माध्यम से मैं हज़ारों लाखों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। ऑफलाइन में मैं कन्फाइंड रह सकता हूँ 10 20 25 30 50 100 बच्चों तक। तो वो चीज़ें होती हैं। तो हमें इस तरह की जो तीन चीज़ें हैं, जो वियर एंड टीयर, एफ्लिक्शन ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यानी कि अब नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वो डिस्कस करता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई लॉस आता है, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का हमारा जो एसेट की वैल्यू है उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है, तो वो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आता है जो हमारे प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज और कंटिजेंट एसेट्स को डील करता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट एक ऐसी चीज़ है जो हमने 11th से पढ़ी है। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ों से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली डील करता है। तो दिस AS was issued in the year 2003 and was applicable with effect from the year 2004. After the issue of AS 29, some provision of AS 4 pertaining to liabilities were withdrawn. बिल्कुल ठीक बात है। AS 4 जो था हमारा वो क्या था, बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट्स अकर करते हैं उससे रिलेटेड था। तो जो हमारा कंटिजेंट लायबिलिटीज था वो भी कहीं ना कहीं AS 4 का पहले पार्ट वो करता था, बट जब AS 29 आया तो वो पार्ट वहां से विड्रॉ करके स्पेसिफिकली इसके अंदर डाल दिया गया। This AS deals with provisions, a liability which is measured using substantial degree of estimation. देखिए प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन होता है किसी भी लॉस को पहले से एस्टिमेट कर लेना। तो उस जब हम किसी लॉस को एस्टिमेट कर लेते हैं तो हम स्टार्टिंग से उसके लिए फंड्स जो है अलोकेट करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, मैं एस्टिमेट कर ले, मैं आइडिया लगा लेता हूँ अपने पुराने जो प्रीवियस फाइनेंशियल डाटा है उसके हिसाब से कि भाई मेरे को इस साल मान लो 1 लाख रुपए की इनकम हुई है और उसके ऊपर मैंने 30% का अगर टैक्स दिया है, और जो मेरे बैक जो और उससे पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहे हैं वो भी लगभग लगभग इसी के रहे हैं, तो मैं इस साल का जो प्रोविजन ऑफ टैक्स है वो भी लगभग लगभग 30,000 के अराउंड बना लूंगा, ताकि कल को अगर मेरे को इमीडिएट कोई टैक्स की पेमेंट करनी पड़ जाए तो मेरे पास उसके लिए ऑलरेडी फंड्स हैं। मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एकदम से वो कहाँ से अरेंज करूंगा, मेरे पास उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रिएट किया जाता है, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स भी, प्रोविजन फॉर डेटर्स भी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोविजन के माध्यम से की जाती है जब हम किसी फ्यूचर के होने वाले एक्सपेंस या लॉस को पहले से एस्टिमेट करके उसके लिए अपना एक सेफ्टी जो है फंड एलोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम AS4 एंड आर पुट इन AS 29। बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ चीजें थी जो AS4 में थी, ये प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज को लेकर, तो जब इनके लिए अलग से ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया तो इनको उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ब्रीफली पढ़ने का कोई फायदा नहीं था। इनको डिटेल्ड में पढ़ा गया, कवर अप किया गया 29 के अंदर। The main objective of this AS is to be familiar with the appraisal and disclosure rules regarding provision, contingent asset and contingent liabilities. Recognition of provision takes place if following conditions are satisfied. When an enterprise has obligation due to its past event, there will be requirement of economic। देखिए मैंने जैसा कि पहले कहा, आप अगर इस साल टैक्स पे कर रहे हैं, आपके पिछले रिकॉर्ड भी है कि आप टैक्स पे कर रहे थे, तो आप ये मान सकते हैं पुराने डाटा के बेसिस पे कि मैं इस साल भी टैक्स पे करूंगा, तो वो बेसिस बन जाता है हमारे प्रोविजंस मेंटेन करने का। देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ टू पे लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली मूवमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक चीज दूसरी जगह पर जा रही है, इसका ये मतलब है कि किसी भी तरह का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली मूवमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट हमारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स होता है। तो अगर मान लो मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, मेरे को, मैं ऐसा नहीं सोच सकता वो सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। आई हैव टू मेक अ प्रोविजन, आई हैव टू कीप इट इन माइंड कि भाई अगर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बल्कि मुझे प्रोविजन भी इतना ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो प्रोपोर्शनली चलती हैं, जितना ज्यादा आप रिसोर्स का जो है मूवमेंट रखेंगे, एलोकेशन रखेंगे, इनफ्लो रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रोविजन जो है यानी कि अपनी रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ ऑब्लिगेशन कैन रिलायबली बी मेजर्ड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉग्निशन। ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हम कवर अप करते हैं। उसके बाद हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 है वो डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर रिकॉग्निशन और मेजरमेंट। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फाइनेंसिस का अरेंजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट, फॉर एग्जाम्पल
जो हमारे शेयर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें, लोन्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे बनते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस को रिलोकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसको ज़रूरत है उसके पास भेज रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा है उसके थ्रू। तो वो चीज़ें, financial instrument is an instrument in monetary terms that represent chunk of financial assets on one side and on the other the financial liability along with capital market instrument, bill of exchange, promissory notes, drafts etc. ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो उनकी रिकॉग्निशन कैसे करनी है, उनको मेजर कैसे करना है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो फेयर वैल्यू के एट फेयर वैल्यू अवेलेबल फॉर सेल, ये फाइनेंशियल एसेट्स की हमारी कैटेगरी है। तो ये होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो ये हमको जो है बताया गया है। मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई ये चीज़ समझनी है तो आप एक बार इसकी रीडिंग जरूर ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है वो है 31, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही एक सक्सेसर है। इसको प्रेजेंटेशन से रिलेट किया गया है। हमारा जो पहला था वो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट था, कि उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। अब जो आता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे, तो वो चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है। उसके बाद जो हमारा आखिरी जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर से रिलेट करता है। देखिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसका डिस्क्लोजर देंगे। तो वो चीज़ें जो हैं इन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो हमारे उसके बाद हमारे पास ये आती हैं द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग रूल्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, जिसके अंडर जो है हमारे को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया था, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कहाँ है, कंप्लाइंसेस क्या रहेंगी, प्रोसीजर क्या रहेंगे, किन किन लोगों पर, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की जाएंगी, और कौन कौन से इंडियास जो हैं वो आएंगे। तो उसके हिसाब से जो है हमारे जो इंडेस हैं उन्होंने कुछ टीयर कंपनीज की थी, जिनको मतलब लेवल के हिसाब से उनके ऊपर इंडेस जो है एप्लीकेबल करने स्टार्ट करे थे। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले थे, जिनका जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके ऊपर, उसके बाद जिन कंपनीज का नेट ओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर, और फिर लास्ट में नॉन लिस्टेड कंपनीज भी जिनका जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इंडेस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो बढ़ाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आईसीएआई के कोलैबोरेशन से। तो ये हमारी जो यूनिट 1 है वो अपने आप में पूरी हो जाती है। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आंसर्स बहुत डायरेक्ट हैं इनके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको रिसर्च या रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है। आप इनको खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इस पीडीएफ को अगर जो है आप दोबारा से अपने खुद की जो भाषा है रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे तो आपके ये बहुत सिंपल लगेगा, इजी लगेगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर से हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में हम आईएफआरएस और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ हम अपने अगले लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी मुझसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।